नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कॉल करूंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कॉल कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 57। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के पिछले 56 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों, इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर लिखें और बार बार रिवीजन लगाएं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 57 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न। दोस्तों, जो भी दोस्त मेरे प्यारे भावी फौजी चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं और जो अभी जुड़े हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इन 57 टेस्ट के वीडियो को अपनी कॉपी के अंदर लिखें, इनको बार बार देखें। दोस्तों, इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, काफी धमाकेदार वाले प्रश्न है सारे। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है, गति प्रेरक पेस मेकर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं, गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ा। तो दोस्तों, पेस मेकर का संबंध, पेस मेकर का नाम सुनते ही दूसरे को फोड़ के आना है प्रश्न को। पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से या दिल से। ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट बात है। पेस मेकर, जिसे ऐसे नोड होता है ना, इसको हृदय का क्या बोला जाता है? पेस मेकर या गति प्रेरक बोला जाता है। और ये ऐसे नोड या पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय से, हार्ट से या दिल से। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन की बात करूं तो सारे मेरे प्यारे भावी फौजियों को याद रखना है कि हृदय या दिल का अध्ययन क्या कहलाता है लाला? तो याद रखना है कार्डियोलॉजी। और क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। हृदय या दिल का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। सारे इंपॉर्टेंट पर्सन है। और ये भी याद करना है कि शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग, सबसे बिजी अंग, सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है? हृदय। और ये भी याद करना है, हृदय मांसपेशीय संरचना है। किससे मिलकर बना होता है? मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। तो हृदय एक मांसपेशीय संरचना है। ठीक है, और ये भी याद कर लेना, हृदय धड़कन को सुनने के लिए डॉक्टर कौन सा उपकरण काम में लेता है? स्टेथोस्कोप। हृदय धड़कन को सुनने के लिए डॉक्टर कौन सा उपकरण काम में लेता है? स्टेथोस्कोप। सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या सेकंड। पर्सन संख्या सेकंड है लाला, याद करना है सारे प्यारे भावी फौजियों को। पर्सन संख्या सेकंड है, वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन, एसिटिलीन, इथेन और नाइट्रोजन। तो वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? एसिटिलीन। ठीक है, तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, बहुत सारे मेरे प्यारे भावी फौजी कंफ्यूज होते हैं। एक एथिलीन आपने सुना होगा, एथिलीन गैस। ठीक है, एक एसिटिलीन गैस होता है, एक एथिलीन गैस। अरे ये एथिलीन गैस है ना, इसको कच्चे फलों को पकाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन गैस का। और वेल्डिंग गैस में एसिटिलीन का। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये एसिटिलीन है, ये एथिलीन गैस है। ठीक है, और ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले ने की थी। ठीक है, और ये याद करना है, वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग कितना प्रतिशत होती है? 21% होती है। ठीक है, बात करते हैं नाइट्रोजन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की थी। और ये भी याद कर लेना, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी? नाइट्रोजन होती है। कितना प्रतिशत? 78% होती है। ठीक है, सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन याद रखने। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या थर्ड। पर्सन संख्या थर्ड है दोस्तों, सारे इंपोर्टेंट पर्सन। देखिए, पर्सन संख्या थर्ड है, मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र थर्मोस्टेट कहां स्थित है? बताओ सारे मेरे प्यारे भावी फौजी, बताओ। मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र, अरे जहां ताप नियंत्रण केंद्र आ जाए वहां
आंख बंद करके क्या ठोकोगे, क्या पेलोगे, हाइपोथैलेमस पेलोगे। क्या पेलोगे, हाइपोथैलेमस। तो मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र या थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, पिट्यूटरी, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो क्या ठोकोगे, हाइपोथैलेमस। सबको याद है, तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद कर लेना कि मनुष्य शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र या ताप को नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब ये भी याद कर लो कि मनुष्य शरीर का तापमान कितना है, यही याद कर लो 98 देखो पहले तो मैं 37 डिग्री सेल्सियस में बताता हूँ। 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। ठीक है, ये याद कर लेना भाई। अब सर आप बताओ, सर आप तो 3 टेम्परेचर बता दिए। अरे ये डिग्री सेल्सियस में बताया, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में, ये केल्विन में। तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये तापमान की इकाइयां हैं। इनको तापमान में अलग अलग इकाइयों में नापा जाता है। तो अगर आपको सारे ऑप्शन सेल्सियस में हो तो क्या ठोकोगे, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर सारे ऑप्शन फ़ारेनहाइट में हो तो 98.6 फ़ारेनहाइट ठोक देना, और केल्विन में 310 केल्विन। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है मनुष्य शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, कई है ना, पहला ऑप्शन 37 डिग्री होता है, ठोक के आ जाते हैं ऐसे। हाँ जी, ऐसे जो ठोक के आ जाते हैं ना, सोच समझ के ठोकना चाहिए, ऐसे ठोकने से नुकसान होता है, ठंड होती है। ठीक है, तो अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। लो जी, सारे पर्सन, एक पर्सन ही गलत नहीं होने दूंगा आपका। ठीक है, तो प्रश्न संख्या थर्ड का करेक्ट आंसर है सी, हाइपोथैलेमस। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 4। पर्सन संख्या 4 है, हाँ जी, प्रश्न संख्या 4 है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से किसका निर्धारण होता है? ऑप्शन देखते हैं, मानवों की आयु, जीवाश्म की आयु, मानव शरीर की बीमारी और दांतों की शुद्धता। अरे जहां भी कार्बन डेटिंग विधि आ जाए, आपको याद रखना है कि कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है कि कितना पुराना जीवाश्म है। ठीक है, तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। सर ये जीवाश्म क्या होते हैं? अरे बहुत पुराने समय, पिछले जो दबे हुए निकलते हैं ना अब, तो वो जीवाश्म कहलाते हैं कि कितने पुराना जीवाश्म है। ठीक है, ये किसका जीवाश्म है, तो उसका पता लगाते हैं हम, कि एज का पता लगा, लेकिन ये कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है लाला, सारे पर्सन याद करने हैं। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 5। पर्सन संख्या 5 पे देखो, हाँ जी, पर्सन संख्या 5 पे काफी धमाकेदार वाले पर्सन है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, दुर्मिका, स्नेप्स, एक्सोन और आवेश। अरे तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? स्नेप्स। याद कर लेना भाई, स्नेप्स। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? स्नेप्स। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 6। पर्सन संख्या 6 है, ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? ऑप्शन देखते हैं, अदिश, सदिश, सदिश व अदिश, इनमें से कोई नहीं। तो क्या ठोकोगे? सबको पता है ऊर्जा किस प्रकार की राशि है। कई बोलते हैं सर नहीं पता, नहीं पता, तो अब याद कर ले, ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। याद कर लेना भाई, ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि। और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 7। पर्सन संख्या 7 है, धमाकेदार वाले पर्सन है भाई। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन में पाई जाने वाली कोशिका होती है। न्यूरॉन में पाई जाने वाली कोशिका होती है। ऑप्शन देखते हैं, यकृत, दिल, मस्तिष्क और फेफड़े। पर्सन ये पूछना चाह रहा है कि न्यूरॉन है ना, में पाई जाने वाली कोशिका होती है, किस में पाई जाती है? न्यूरॉन। अरे जहां न्यूरॉन आ जाए वहां क्या ठोकोगे? मस्तिष्क, ब्रेन। ठीक है, आपका खोपड़ा कहाँ होता है? ऊपर ही होता है, और कहाँ होगा? नीचे तो होता नहीं भाई। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन में पाई जाने वाली कोशिका होती है कौन सी? मस्तिष्क। न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? मस्तिष्क में। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पर्सन ये पूछना चाह रहा है, दोबारा रीड कर देता हूँ, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन में पाई जाने वाली कोशिका होती है, मतलब न्यूरॉन किस में पाई जाने वाली कोशिका? यकृत के अंदर, दिल के अंदर, मस्तिष्क और फेफड़े के अंदर। ठीक है, तो भाई साहब ये जो न्यूरॉन है ना, ये मस्तिष्क या ब्रेन में पाई जाती है। लो जी, सारे पर्सन याद करने हैं भाई, एक भी पर्सन गलत नहीं करके आना। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, पर्सन संख्या 8। पर्सन संख्या 8 है, देखो पर्सन संख्या 8 है, पायरिया रोग किस शरीर अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन देखते हैं, हृदय, आंतें, यकृत और मसूड़े। जहां पायरिया आ जाए वहां दांत और मसूड़े याद रखना। ठीक है, दांत और मसूड़े। पायरिया रोग में दांत और मसूड़ों से क्या आता है? खून आता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर ठोका है? डी आंसर ठोका। ठीक है, 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखो याद करना है, ये पायरिया रोग है ना, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण है? प्रोटोजोआ के कारण। प्रोटोजोआ सर क्या है? तो लाला दिखेगा नहीं, सूक्ष्म जीव है ये। प्रोटोजोआ अपने आसपास ही रहते हैं। बोला जाता है कि प्यार के साथ पायरिया होता है। जैसे मान लीजिए ये 2 है, ए और बी, ये ए और बी है,
अब बोलो हाँ जी, जैसे मान लीजिए ए है, इसके पाइरिया है, तो इसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। अरे पॉजिटिव का मतलब पाइरिया हो रखा है, इसको नेगेटिव मान लेता हूँ। तो दोनों को भाई साहब ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल करीब करीब नहीं आना चाहिए, ज्यादा करीब नहीं आना चाहिए। वैसे तो आ जाओ, चाहे कुछ ही फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा करीब नहीं आना चाहिए। एक दूसरे की झूठी वस्तुएं नहीं खानी चाहिए, उससे पायरिया रोग हो सकता है, ठीक है। तो भाई साहब दूसरी ठंड और हो जाएगी बिना मतलब। तो किसी का पायरिया हो रखा है तो पूछ लो भाई साहब, दांतों में खून आता है तो खाना मत खाओ साथ में। अरे प्यार दर्शाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखना है कि जो पायरिया रोग है उसमें दांतों और मसूड़ों में खून आता है। अगर किसी के दांत और मसूड़ों में खून आ रहा है, ठीक है, कई बोलेंगे सर हम तो सिंगल ही है, तो सिंगल है तो कोई बात नहीं, डमी थोड़ी लाओगे मास्टर तेरे लिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिसको ज्यादा ही जरूरत है तो मैं डमी की व्यवस्था कर दूंगा, ठीक है। पहले पढ़ाई में ध्यान दे, सिलेक्शन ले, फिर बाद में ना मैं गर्लफ्रेंड सबकी बना दूंगा आपकी, टेंशन नहीं मत लो आप, ठीक है। एक एक सबके लिए तैयार करके मैं रख रखा हूँ, जिसका सिलेक्शन होगा मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। लो जी, तो आपको याद कर लेना। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है पर्सन संख्या 9। पर्सन संख्या 9 है, देखो हाँ जी, पर्सन संख्या 9 है, रासायनिक रूप से दावन सोडा है। ऑप्शन देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट। अरे दावन सोडा आते ही क्या है, दावन सोडा का मतलब दोने का सोडा, दोने का सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और सूत्र है क्या, Na2CO3.10H2, ठीक है, ये याद कर लेना। अब आपको मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, क्या रासायनिक साधारण नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक यौगिक, ठीक है, और उनके रासायनिक सूत्र, ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अब जिस लाला के ये लिखा हुआ नहीं है वो मान लेना साइंस में 1% की ठंड होगी। अब तो पहले ही बता दिया कि ठंड होगी, तो फिर भाई साहब क्या है, याद करना है। वीडियो अपलोड है इसका, और जो वीडियो में अब रासायनिक नाम, उनके सूत्र, साधारण नाम है, उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो अपलोड वीडियो के सारे प्रश्न देख लेना, ठीक है। पक्का प्रश्न पूछेगा एक रासायनिक यौगिक से, क्या, तो देखो दावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सूत्र है Na2CO3.10H2। ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने का सोडा है, इसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं खाने के सोडे को, इसे मीठा सोडा भी बोलते हैं, और इसका सूत्र है NaHCO3, ठीक है। एक जैसे मैं कुछ इंपोर्टेंट और याद करा देता हूं, जैसे शुष्क बर्फ होती है इसको TOCO2 बोलते हैं। एक लाल दवा होती है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट होती है, ठीक है। बहुत सारे हैं, याद करने हैं। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 10। पर्सन संख्या 10 है, देखो सारे इंपोर्टेंट पर्सन है, हाँ जी। पर्सन संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए अवश्य के लिए उत्तरदायी होती है। ओजोन परत के लिए अवश्य के लिए उत्तरदायी मतलब ओजोन परत को नष्ट करने के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है, पर्सन ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत के अपघटन के लिए या अवश्य के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अरे क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC बोलते हैं, CFC। तो 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद कर लेना भाई, ठीक है। सारे इंपोर्टेंट पर्सन है। और ओजोन का सूत्र क्या है, O3, और ओजोन किसका अपरूप है, ऑक्सीजन का अपरूप है, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। और ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षात्मक कवच भी कहा जाता है, पृथ्वी का सुरक्षात्मक कवच भी कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षात्मक कवच कौन है, ओजोन परत है। क्यों, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है ओजोन परत, ठीक है। और इसको नष्ट कौन करा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ठीक है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर में उपयोग होता है, तो धीरे धीरे इसका उपयोग, ठीक है, कम हो रहा है। कुछ अल्टरनेट ऑप्शन खोजे जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 11। पर्सन संख्या 11 है, देखो काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, बल का मात्रक है। ऑप्शन देखते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकंड, ठीक है। तो याद करना है, देखो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बल का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद कर लेना भाई। अरे किग्रा का मतलब किलोग्राम है, ठीक है। सारे पर्सन याद करने हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, काफी इंपोर्टेंट और काफी धमाकेदार वाले पर्सन। हाँ जी, पर्सन संख्या 12। पर्सन संख्या 12 है दोस्तों, काफी धमाकेदार वाले पर्सन है। पर्सन संख्या 12 है, हाँ जी, पर्सन संख्या 12 है दोस्तों, वह पदार्थ जो ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में होता है। ऑप्शन देखते हैं, ब्रोमीन, जल, पारा और ऑक्सीजन। तो वह पदार्थ जो ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में होता है, कौन सा होता है, जल होता है। तो 12वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा,
नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 13। पर्सन संख्या 13 है धमाकेदार वाले पर्सन। अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब। ऑप्शन देखते हैं, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब हमेशा घटता है। तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 14। पर्सन संख्या 14 है, देखो ये धमाकेदार वाला पर्सन है, आग लगाने वाला पर्सन है, ठीक है, माहौलदार पर्सन है, सबको याद करना है भाई। देखो ये पर्सन थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ये ऐसे नहीं दिखेगा आपको। हाँ जी, पर्सन संख्या 14। पर्सन संख्या 14 है, अब आपको ये दिख जाएगा। पर्सन संख्या 14 है, देखो बंद कमरे में कोयले चारकोल से जली हुई अंगीठी रखना क्यों खतरनाक है? ऑप्शन देखते हैं, देखो बंद कमरे में कोयले या चारकोल की जली हुई अंगीठी रखना क्यों खतरनाक है? ऑप्शन देखते हैं, कोयले से विषैली गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कोयले से कमरे में आग लगने का डर रहता है, बिल्कुल गलत जवाब, ठीक है। और कोयले से विषैली गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये भी गलत जवाब। कोयले के जलने से बंद कमरे में बहुत गर्मी पैदा हो जाती है, गलत जवाब। कोयले या चारकोल के जलने पर उसमें से विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, बिल्कुल सही जवाब। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद करना है कि बंद कमरे में कोयले या अंगीठी को जलाने से उससे हानिकारक गैस कौन सी निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जहरीली गैस होती है दोस्तों, इससे आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो कभी भी बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अंगीठी से विषैली गैस कौन सी निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO2। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों, काफी धमाकेदार वाला पर्सन। एसआई मापन पद्धति में भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन देखते हैं, 9, 5, 7 और 6। तो एसआई मापन पद्धति में भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 57। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो पिछले पुराने 56 टेस्ट के वीडियो को भी जरूर देखें। और दोस्तों आप सभी को कमेंट